नमस्कार। आज हम द हिंदू अखबार से कुछ बहुत महत्वपूर्ण खबरों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ये खबरें यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही काफी प्रासंगिक हैं। हमारा लक्ष्य रहेगा कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी और जो अंतर्दृष्टि है वो निकाल सकें। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि खबरों के मुख्य बिंदु, उनके पीछे की जो अवधारणाएं हैं और उनका व्यापक महत्व क्या है, इसे समझें यूपीएससी के नजरिए से। ठीक है, तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं। ये है चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका और जो भू राजनीतिक राहें बन रही हैं उसके बारे में। प्रधानमंत्री मोदी चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। हाँ, और ये दौरा काफी अहम है। यूपीएससी के लिहाज से अगर देखें तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे एससीओ, ब्रिक्स जैसे संगठन, फिर द्विपक्षीय संबंध चीन रूस के साथ और जो भी करंट इवेंट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, वो ज़रूरी हैं। और मेंस में जीएस पेपर 2 में ये सीधा सीधा फिट होता है। भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत और उसके पड़ोस के संबंध और दूसरे देशों की नीतियों का भारत के हितों पर क्या असर पड़ता है। अच्छा, खबर की मुख्य बातें क्या हैं संक्षेप में? तो एक तो पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होनी है। और ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका के साथ वो टैरिफ वाला मुद्दा चल रहा है और दूसरी तरफ भारत चीन संबंधों में भी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। और एक यूक्रेन वाला एंगल भी है। जी हाँ, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि वो रूस पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालें। तो भारत की प्राथमिकताएं यहाँ साफ है, एक तो आतंकवाद विरोधी प्रयास और दूसरा क्षेत्रीय स्थिरता। चीन का भी अपना एजेंडा है, वो बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना चाहेगा मेजबान होने के नाते। ये तो काफी कुछ एक साथ हो रहा है। चलिए जरा इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। एससीओ क्या है असल में? हाँ, एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, ये एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है। दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है ये। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में शंघाई 5 के नाम से। फिर 2001 में यह आधिकारिक तौर पर एससीओ बना। इसके संस्थापक सदस्य थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में जुड़े और ईरान 2023 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो कई हैं। राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, संस्कृति, इन सब में सहयोग बढ़ाना और साथ ही शांति और स्थिरता बनाए रखना। एक खास बात है, इसका 3 बुराइयों यानी आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबला करना। इसके लिए इनका एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स भी है, जिसका मुख्यालय ताशकंद में है। रैट्स? ये कितना प्रभावी है? देखिए, सवाल तो अच्छा है। रैट सूचना साझा करता है, कुछ संयुक्त अभ्यास भी करता है, लेकिन सदस्य देशों के बीच, खासकर जैसे भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बीच जो तनाव है, उसका असर तो पड़ता है। फिर भी ये एक मंच है जहां भारत अपनी बात रख सकता है, मध्य एशिया के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ा सकता है। और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म। हाँ, मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है जब 3 या ज्यादा देश मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए कॉमन मुद्दों पर नीतियां बनाते हैं या समन्वय करते हैं। ये एक पक्षवाद या यूनिलैटरलिज्म या द्विपक्षवाद बाइलैटरलिज्म से अलग है। तो ये सब भारत के लिए एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट हुआ। बिल्कुल सही। एक तरफ भारत क्वाड जैसे समूहों में है जहां अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। दूसरी तरफ एससीओ, ब्रिक्स जैसे मंचों पर भी सक्रिय है जहां चीन और रूस का प्रभाव ज्यादा है। और अब ये यूक्रेन वाला मुद्दा, रूस के साथ पुरानी दोस्ती, चीन के साथ नए समीकरण, इन सब के बीच संतुलन साधना भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता का हिस्सा है। तो ये थी एससीओ समिट और भारत की भूमिका। चलिए अब अगली खबर पर चलते हैं, द हिंदू से ही। जी, ये खबर कश्मीर से है और काफी सकारात्मक लग रही है। इसे बैगनी क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। ये लेवेंडर की खेती से जुड़ी है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाली कहानी है। कश्मीर के कुछ हिस्सों में लेवेंडर की खेती ने खास तौर पर महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार किया है। अच्छा, तो यूपीएससी के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? प्रीलिम्स के लिहाज से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि, जीआई टैग, सरकारी मिशन आते हैं, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सीएसआईआर की भूमिका
और पर्यावरण और पारिस्थितिकी जैसे परागण, प्राकृतिक कीट नियंत्रण वगैरह। और मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में समाज या भूगोल के तहत कृषि में महिलाओं की भूमिका देख सकते हैं। और जीएस पेपर 3 में तो ये कई जगह फिट होता है। अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, फसल पैटर्न बदलना, किसानों की आय दुगनी करना, मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्नोलॉजी मिशन, संरक्षण, बहुत कुछ है। वाह, तो खबर की मुख्य बातें क्या हैं? मुख्य बात यह है कि CSIR IIM ने भारत का पहला मोनोफ्लोरल लैवेंडर शहद वैज्ञानिक रूप से तैयार किया है। मोनोफ्लोरल मतलब ऐसा शहद जो मुख्य रूप से एक ही तरह के फूल, इस मामले में लैवेंडर, से मधुमक्खियों ने बनाया हो। इसमें उसी फूल का स्वाद और गुण होते हैं और ये काफी महंगा बिकता है। इसके लिए GI टैग हासिल करने की भी कोशिश हो रही है। GI टैग जैसे दार्जिलिंग चाय को मिला है। बिल्कुल, भौगोलिक संकेतक टैग। इससे उत्पाद की पहचान बनती है, उसकी गुणवत्ता का आश्वासन मिलता है। जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती का ये जो विस्तार है, इसी को बैंगनी क्रांति कह रहे हैं। ये CSIR के अरोमा मिशन और फ्लोरिकल्चर मिशन का हिस्सा है। और आपने कहा कि किसानों, खासकर महिलाओं की आय बढ़ी है। हाँ, क्योंकि लैवेंडर से तेल निकलता है, शहद बनता है और सूखे फूल भी बिकते हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ी है। और इससे सेब, प्लम के बागानों में इंटरक्रॉपिंग यानी सह फसल के तौर पर भी उगा रहे हैं। सह फसल की क्या फायदे हैं? कई फायदे हैं। लैवेंडर खुद एक प्राकृतिक कीट विकर्षक है, तो ये सेब के पेड़ों को कीड़ों और चूहों से बचाता है। मतलब केमिकल कीटनाशकों का कम इस्तेमाल। और ये मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, जिससे पॉलिनेशन यानी परागण बेहतर होता है। तो सेब की उपज भी बढ़ सकती है। कमाल है। तो ये बैंगनी क्रांति या अरोमा मिशन, इसके पीछे की मुख्य संस्था CSIR है। हाँ, CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन है। अरोमा मिशन का लक्ष्य ही यही है कि लैवेंडर जैसी महंगी सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आय बढ़े, आयात कम हो और गांव में नए उद्योग लगें। तो मेंस के नजरिए से इसके क्या फायदे और चुनौतियां हैं? फायदे तो कई हैं। आर्थिक लाभ, जैसे किसानों की आय बढ़ना, खासकर लैवेंडर तेल और शहद से, गांव में छोटे उद्योग लगना और महिला सशक्तिकरण, क्योंकि कई स्वयं सहायता समूह इससे जुड़े हैं। फिर पारिस्थितिक लाभ भी हैं। ये टिकाऊ खेती है क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल कम होता है, परागण बढ़ता है और लैवेंडर सूखा प्रतिरोधी फसल भी है, तो पानी की बचत होती है। और चुनौतियां है कि CSIR अरोमा मिशन जैसी सरकारी योजनाएं लगातार मदद देती रहें, शुरुआत से आखिर तक। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो और इसे दूसरे पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल या पूर्वोत्तर में भी फैलाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और तकनीक से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण तीनों को सुधारा जा सकता है। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, टिकाऊ विकास और ग्रामीण उद्यमिता का एक पूरा मॉडल है। बिल्कुल। वाकई दिलचस्प। अब हम पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर देखते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग है। जी बताइए। अगली खबर सुंदरबन से है। यहाँ वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक को विघटित करने वाले माइक्रोब्स खोजे हैं, लेकिन इसमें एक चिंताजनक पहलू भी है। इसे सुंदरबन की दो-धारी तलवार कहा गया है। हाँ, ये खबर विज्ञान की जटिलताओं का एक और उदाहरण है। IISR कोलकाता के वैज्ञानिकों ने पाया है कि सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, वहाँ के कुछ सूक्ष्म जीव प्लास्टिक को गला सकते हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान मिल गया। यहीं पर वो दोहरी तलवार वाली बात आती है। चिंताजनक खोज ये है कि यही माइक्रोब्स जो प्लास्टिक पचा सकते हैं, वो अपने अंदर एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स ARGs भी रखते हैं। ओह, मतलब एक तरफ फायदा, दूसरी तरफ बड़ा खतरा। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तो एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जैसा है। बिल्कुल, खतरा यही है कि अगर हम इन माइक्रोब्स का इस्तेमाल प्लास्टिक खत्म करने के लिए करते हैं, तो हम अनजाने में एंटीबायोटिक प्रतिरोध को और ज्यादा फैला सकते हैं। अध्ययन में मेटाजेनोमिक्स सीक्वेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मेटाजेनोमिक्स ये एक उन्नत तकनीक है जिससे वैज्ञानिक सीधे पर्यावरण के सैंपल जैसे मिट्टी या पानी से सभी जीवों के जेनेटिक मटेरियल का अध्ययन कर सकते हैं। उन्हें लैब में अलग अलग उगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे पूरे माइक्रोबियल समुदाय को समझा जा सकता है। अध्ययन में ये भी पता चला कि माइक्रोप्लास्टिक्स
यानी प्लास्टिक के बहुत छोटे कण दूसरे प्रदूषकों को अपनी सतह पर जमा कर लेते हैं और बैक्टीरिया के बीच जीन ट्रांसफर के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। बाप रे, ये माइक्रोप्लास्टिक्स और AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये दोनों शब्द आजकल बहुत सुनने में आते हैं। जरा आसान भाषा में समझाएं। जरूर। माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के टुकड़े। ये बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं और हमारे पर्यावरण, पानी, खाने सब जगह फैल गए हैं। और AMR यानी रोगाणु रोधी प्रतिरोध, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया या वायरस जैसे सूक्ष्म जीवों का दवाओं, खासकर एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेना। इससे इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। और इस खबर में बायोडिग्रेडेशन और बायोरिमीडिएशन का भी जिक्र है। हाँ, बायोडिग्रेडेशन का मतलब है सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी चीज को प्राकृतिक रूप से तोड़ना या गला देना, जैसे ये माइक्रोब्स प्लास्टिक को कर रहे हैं। और बायोरिमीडिएशन का मतलब है प्रदूषित वातावरण को साफ करने के लिए सूक्ष्म जीवों या पौधों का इस्तेमाल करना। तो प्लास्टिक खाने वाले माइक्रोब्स एक तरह के बायोरिमीडिएशन एजेंट हो सकते हैं, लेकिन AMR वाले खतरे के साथ। इस पूरी स्थिति का वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से क्या जुड़ाव है? वन हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सुंदरबन वाली ये खोज इसका सटीक उदाहरण है। पर्यावरण का प्लास्टिक प्रदूषण इंसानी स्वास्थ्य के एक बड़े खतरे AMR को बढ़ावा दे सकता है। तो UPSC के लिए ये कहाँ फिट होता है? प्रीलिम्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोरिमीडिएशन, मेटाजेनोमिक्स, पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण, माइक्रोप्लास्टिक, सुंदरबन की जैव विविधता और स्वास्थ्य, AMR, वन हेल्थ। मेंस में GS पेपर 2 स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे और GS पेपर 3 विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, बायोटेक्नोलॉजी। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के समाधान भी हमेशा सीधे और सरल नहीं होते। उनके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब जल संसाधनों से जुड़ी एक खबर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जी। चीन में नदियों के प्रवाह में कमी पर एक बड़ा अध्ययन हुआ है, जिससे भारत के लिए भी कुछ सबक मिलते हैं। ये घटते नदी प्रवाह, डिक्लाइनिंग रिवर फ्लोज के बारे में है। ये जल सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। चीन के 70% से ज्यादा हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों पर पिछले 60 सालों में नदी के प्रवाह यानी स्ट्रीम फ्लो में कमी देखी गई है। 70% से ज्यादा? जी। इसके मुख्य कारण क्या बताए गए हैं? अध्ययन के मुताबिक सबसे बड़ा कारण है भूमि उपयोग और वनस्पति आवरण में बदलाव, लैंड यूज एंड लैंड कवर चेंज, LUCC। दूसरा बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन और तीसरा कारण है पानी का सीधा इस्तेमाल या निकासी, जैसे सिंचाई के लिए बांध बनाना वगैरह, वाटर एब्स्ट्रैक्शन। LUCC सबसे बड़ा कारण, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर हम जलवायु परिवर्तन को मुख्य मानते हैं। हाँ, ये अध्ययन यही दिखाता है कि चीन में कम से कम जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, जैसे जंगलों को काटकर खेत बनाना या शहर बसाना, इसका असर नदी के प्रवाह पर जलवायु परिवर्तन से भी ज्यादा पड़ा है। और ये निष्कर्ष भारत के लिए भी प्रासंगिक है। भारत की स्थिति क्या है इस मामले में? भारत की आधिकारिक स्थिति CWC यानी केंद्रीय जल आयोग के अनुसार ये है कि पिछले 20 सालों में देश में कुल जल उपलब्धता में कोई खास कमी नहीं आई है, लेकिन असली समस्या है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारी कमी। अच्छा, मतलब कुल पानी उतना ही है पर लोग बढ़ गए हैं। बिल्कुल। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, लोगों की बेहतर जीवन शैली की आकांक्षाएं, इन सब के कारण पानी की मांग बढ़ गई है। तो भले ही कुल पानी उतना ही हो, हर इंसान के हिस्से में आने वाला पानी बहुत कम हो गया है। यही भारत के जल तनाव का मुख्य कारण है। तो इस खबर की UPSC प्रासंगिकता क्या है? प्रीलिम्स के लिए भूगोल, नदियां, जल विज्ञान, जल संसाधन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग और राष्ट्रीय निकाय जैसे CWC। मेंस में GS पेपर 1 भूगोल, विश्व भौतिक भूगोल, भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन और प्रभाव, और GS पेपर 3 पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संरक्षण, जल सुरक्षा, फसल पैटर्न, सिंचाई। ठीक है, यानी हमें सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर ही नहीं बल्कि भूमि उपयोग पर भी ध्यान देना होगा। अब गंगा नदी और जलवायु परिवर्तन पर एक और खबर देखते हैं। हाँ, ये भी जल संसाधन से ही जुड़ी है। ये खबर गंगा के स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम GGS पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को लेकर एक नए अध्ययन पर आधारित है, क्लाइमेट चेंज एंड द गंगा। जी, ये अध्ययन GGS से पानी के प्रवाह और उस पर क्लाइमेट चेंज के असर पर कुछ नई बातें बताता है। क्या नई बातें हैं?
हम तो यही सुनते आए हैं कि ग्लेशियर पिघलने से गंगा में पानी बढ़ रहा है। ये अध्ययन 1980-2020 के डेटा पर आधारित कहता है कि अब तक नदी के पानी का मुख्य स्रोत ग्लेशियर का पिघलना, ग्लेशियर मेल्ट करीब 21% नहीं, बल्कि मौसमी बर्फ का पिघलना, स्नो मेल्ट, करीब 64% रहा है। ओह, ये तो काफी अलग बात है। ग्लेशियर और स्नो कवर में क्या फर्क है? ग्लेशियर मतलब बर्फ का वो विशाल भंडार जो सालों से जमा है और धीरे धीरे बहता है। ये लंबे समय का वाटर स्टोरेज है। स्नो कवर यानी वो मौसमी बर्फ जो सर्दियों में गिरती है और गर्मियों में पिघल जाती है। इस अध्ययन के अनुसार गंगा के सालाना प्रवाह में फिलहाल इसका योगदान ग्लेशियर पिघलने से कहीं ज्यादा है। अच्छा, और क्या पता चला है? एक और दिलचस्प बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण नदी में पानी का अधिकतम प्रवाह वाला महीना बदल गया है। 1990 के दशक के बाद ये अगस्त से खिसककर जुलाई हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियां जल्दी आने और तेज होने से बर्फ जल्दी पिघलने लगी है। लेकिन हाल के वर्षों में एक और ट्रेंड दिखा है। बढ़ते तापमान के बावजूद बर्फ पिघलने से मिलने वाले पानी का हिस्सा कम हुआ है, जबकि बारिश के पानी का बहकर नदी में आना, रेनफॉल रन ऑफ बढ़ा है। ये दिखाता है कि वार्मिंग से पानी का पूरा सिस्टम बदल रहा है। ये तो चिंताजनक है। इस पूरे क्षेत्र हिंदुकुश हिमालय HKH का क्या महत्व है? HKH को तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद यहीं सबसे ज्यादा बर्फ और ग्लेशियर है। ये एशिया की 10 बड़ी नदियों का स्रोत है, जिनमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र शामिल हैं। इसलिए यहाँ होने वाले बदलावों का असर करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा पर पड़ता है। इस अध्ययन में पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाउड बर्स्ट का भी जिक्र है। हाँ, पश्चिमी विक्षोभ वो तूफान है जो भूमध्य सागर से आते हैं और सर्दियों में उत्तर पश्चिम भारत, खासकर हिमालय में बर्फबारी लाते हैं। ये स्नो कवर को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण है। और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना, इसकी एक वैज्ञानिक परिभाषा भी दी गई है। एक छोटे से इलाके 30 वर्ग किलोमीटर से कम में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होना। तो यूपीएससी के लिए क्या महत्व है इसका? प्रीलिम्स में भारत का भूगोल, गंगा, ग्लेशियर, हिमालय, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, क्रायोस्फीयर, मौसम विज्ञान, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून। मेंस में जीएस पेपर 1 भूगोल, भौगोलिक विशेषताओं में बदलाव और जीएस पेपर 3 पर्यावरण, आपदा प्रबंधन। ये स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन हमारे जल स्रोतों को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऑनलाइन दुनिया पर चलते हैं। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया पर बातचीत, खासकर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा, को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिया है। रेगुलेटिंग ऑनलाइन स्पीच। हाँ, ये निर्देश एक मामले के बाद आया जिसमें विकलांग व्यक्तियों के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब कोई अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यावसायीकरण, कमर्शलाइजिंग फ्री स्पीच करता है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो कमजोर वर्गों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक नया प्रतिबंध लगाने जैसा नहीं है? यही बहस का मुद्दा है। देखिए, यूपीएससी के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में भारतीय राजनीति, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19-21, न्यायपालिका, आईटी एक्ट, आईटी नियम और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले। मेंस में जीएस पेपर 2, संविधान, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, शासन। और जीएस पेपर 4, नैतिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नैतिक आयाम, सोशल मीडिया। तो खबर की मुख्य बातें क्या हैं? एक तो कोर्ट का ये निर्देश, दूसरा कोर्ट की ये टिप्पणी कि कमर्शियल स्पीच के साथ ज्यादा जिम्मेदारी आती है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 19(2) में दिए गए 8 आधारों पर ही लग सकती है। वो 8 आधार कौन से हैं? भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध के लिए उकसाना। और श्रेया सिंघल केस का क्या हुआ था? श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि परेशान करने वाला या अपमानजनक जैसे अस्पष्ट शब्दों के आधार पर आप किसी के बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकते। भाषण और हिंसा के लिए उकसाने में फर्क होना चाहिए। तो क्या ये नया निर्देश उस फैसले के खिलाफ जा रहा है? भी कोर्ट ने कहा कि 19(2) के 8 आधार ही अंतिम है, उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता।
डर ये है कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे अस्पष्ट आधार पर अगर नियम बने तो उनका दुरुपयोग हो सकता है। कमर्शियल स्पीच के बारे में क्या स्थिति है? क्या विज्ञापन वगैरह पर ज्यादा रोक लग सकती है? हाँ, इस पर सोच बदली है। पहले हमदर्द दवाखाना 1959 माना जाता था कि कमर्शियल स्पीच को उतनी सुरक्षा नहीं है, लेकिन बाद में टाटा प्रेस 1995 कोर्ट ने माना कि कमर्शियल स्पीच भी जरूरी है क्योंकि ये जनता को जानकारी देती है, तो इसे भी संरक्षण है, लेकिन जनहित में इस पर ज्यादा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मेंस के नजरिए से इसमें क्या दुविधा है और आगे की राह क्या हो सकती है? मुख्य दुविधा है अधिकारों के संतुलन की। एक तरफ कमजोर वर्गों की गरिमा अनुच्छेद 21 है, दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। कोर्ट के निर्णय के खिलाफ तर्क ये है कि इससे कार्यपालिका सरकार को ज्यादा शक्ति मिलेगी, अस्पष्टता से दुरुपयोग बढ़ेगा और मौजूदा कानून जैसे आईपीसी में हेट स्पीच, मानहानि के प्रावधान शायद पर्याप्त हैं। तो रास्ता क्या है? एक संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। ऑनलाइन नफरत और दुर्व्यवहार को रोकना जरूरी है, लेकिन इसका हल शायद जरूरत से ज्यादा सेंसरशिप नहीं है। मौजूदा हेट स्पीच कानूनों को सख्ती से और निष्पक्ष रूप से लागू करने की जरूरत है। अदालतों को आपत्तिजनक भाषण और घृणास्पद भाषण के बीच की कानूनी सीमा को और साफ करना चाहिए। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। नहीं, वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। चलिए अब आज की आखिरी खबर पर चलते हैं। ये केरल से है और डिजिटल साक्षरता के बारे में है। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। खबर है केरला's डिजिटल लिटरेसी मॉडल के बारे में। केरल को भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। जी हाँ, डिजी केरल नाम का एक कार्यक्रम चलाया गया जिसके तहत करीब 21.87 लाख लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया। पूर्ण डिजिटल साक्षर, जी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों को बुनियादी डिजिटल कौशल सिखाना, जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके वीडियो कॉल करना, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन लेना, डिजिटल पेमेंट करना वगैरह। इसे व्यावहारिक डिजिटल साक्षरता, फंक्शनल डिजिटल लिटरेसी कह सकते हैं। और ये हुआ कैसे? इसकी खास बात यह है कि ये एक बॉटम अप मॉडल है। इसकी शुरुआत तिरुवनंतपुरम की एक पंचायत पुलमपारा से हुई थी, डिजी पुलमपारा नाम से। बॉटम अप मॉडल? हाँ, मतलब ये पहल नीचे से, स्थानीय स्तर से शुरू हुई और फिर सफल होने पर पूरे राज्य में लागू की गई। टॉप डाउन का उल्टा, जहाँ नीतियाँ ऊपर बनती हैं और नीचे लागू होती हैं। इसकी सफलता का बड़ा श्रेय जाता है सामुदायिक भागीदारी को। कुटुंबश्री नेटवर्क, एनएसएस के स्वयंसेवक, लाइब्रेरी काउंसिल के सदस्य, इन सब ने मिलकर काम किया है। कुटुंबश्री ये केरल सरकार का महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बना एक बहुत बड़ा सामुदायिक नेटवर्क है। इन्होंने सर्वे करने और ट्रेनिंग देने में बहुत मदद की। तो यूपीएससी के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? बहुत ज़्यादा। प्रीलिम्स में सामाजिक विकास, शिक्षा, सामाजिक पहल, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सरकारी योजनाएं। मेंस में तो ये कई जगह आता है। जीएस पेपर 1 सामाजिक सशक्तिकरण, जीएस पेपर 2 शासन, ई गवर्नेंस के मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं, नागरिक समाज की भूमिका, और निबंध के लिए भी एक अच्छा विषय है डिजिटल इंडिया, समावेशी विकास, स्थानीय स्वशासन। क्या इस कार्यक्रम का अगला चरण भी है? हाँ, अब डिजी केरल 2.0 शुरू करने की बात है। इसमें साइबर धोखाधड़ी और फर्जी खबरों, फेक न्यूज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर होगा और सरकारी सेवाओं के इस्तेमाल में और ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे केएफओन और के स्मार्ट जैसी दूसरी योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। केएफओन यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये केरल सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका लक्ष्य है इंटरनेट को मौलिक अधिकार बनाना और राज्य भर में सस्ता या मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना। के स्मार्ट स्थानीय निकायों की सेवाओं को डिजिटाइज करने की पहल है। तो मेंस के नजरिए से इस मॉडल की सफलता के कारक और चुनौतियां क्या हैं? सफलता के कारक तो साफ हैं। बॉटम अप अप्रोच, जबरदस्त सामुदायिक भागीदारी, खासकर कुटुंबश्री, व्यवहारिक साक्षरता पर फोकस, दूसरी योजनाओं से जुड़ाव और समावेशी मॉडल, सभी उम्र और लिंग के लोगों को शामिल करना। चुनौतियां भी हैं, लोगों ने जो सीखा है उसे बनाए रखना, टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है उसके साथ कदम मिलाना, साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए 2.0 में उस पर फोकस है। और सबसे बड़ी चुनौती है, क्या इस मॉडल को दूसरे राज्यों में दोहराया जा सकता है जहां शायद
इतने मजबूत स्थानीय निकाय या सामुदायिक नेटवर्क ना हो। तो एक संतुलित नजरिया क्या होगा? देखिए, केरल की ये उपलब्धि एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि कैसे जनता की भागीदारी और स्थानीय नेतृत्व से बड़े सामाजिक लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। डिजिटल दुनिया की नई चुनौतियों जैसे साइबर सुरक्षा और फेक न्यूज़ से निपटने के लिए और डिजिटल लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें करनी होंगी। तो ये थी द हिंदू की कुछ चुनिंदा खबरें और उनका यूपीएससी के नजरिए से विश्लेषण। आज हमने एससीओ में भारत की कूटनीति, कश्मीर में लेवेंडर क्रांति, सुंदरबन के माइक्रोब्स का दोहरा पहलू, घटते नदी प्रवाह के कारण गंगा पर जलवायु परिवर्तन का असर, ऑनलाइन भाषण के नियमन की दुविधा और केरल के डिजिटल साक्षरता मॉडल पर बात की। उम्मीद है कि इन विषयों पर एक गहरी समझ बनी होगी। बिल्कुल, ये सभी मुद्दे काफी जटिल हैं और इनके कई पहलू हैं। श्रोताओं को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वे इन पर और पढ़ें और सोचें कि ये बड़ी तस्वीर से कैसे जुड़ते हैं। जैसा आपने कहा, आज हमने कई अहम विषयों को छुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर कृषि, पर्यावरण, विज्ञान, कानून और शासन तक। आशा है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि कैसे ये अलग-अलग मुद्दे जैसे पर्यावरण बदलाव, तकनीक का विकास और सामाजिक आर्थिक समानता आपस में जुड़े हुए हैं और कैसे नीतियां बनाते समय इस समग्रता को ध्यान में रखना जरूरी है। हम फिर नई खबरों के साथ मिलेंगे। शुभकामनाएं।